सोनाली फोगाट की हत्या गोवा में हुई तो गोवा पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। सोनाली फोगाट हरियाणा की रहने वाली है तो हरियाणा पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस में इस जांच को लेकर तालमेल नजर नहीं आता और इस सच्चाई को खुफिया कैमरे पर हरियाणा पुलिस के 2 बड़े अफसर स्वीकार कर रहे हैं। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस की जांच हिसार में चल रही है। जो सबूत और जानकारी मिल रही है उसे आधार बनाकर गोवा में पुलिस सुधीर सांगवान और सुखिंदर से सवाल जवाब कर रही है। गोवा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सुनील सांगवान ने सोनाली फोगाट की मौत में साजिश की बात कबूल कर ली है। सुनील सांगवान ने माना है कि गुरुग्राम से गोवा तक सोनाली फोगाट को लाना एक साजिश का हिस्सा था। गोवा में शूटिंग की कोई योजना नहीं थी। सोनाली के मौत की साजिश बहुत पहले ही रची गई थी। गोवा पुलिस ने पुष्टि की है कि सुनील सांगवान के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। इस मामले में एबीपी न्यूज के हाथ की इस डायरी लगी है। इस डायरी में इस बात की जानकारी दी गई है कि मौत वाली रात क्या हुआ था। केस डायरी के पेज नंबर 3 में सुधीर सांगवान का कबूलनामा है कि उसने सोनाली को जबरदस्ती ड्रग पिलाई। इस काम में सुखिंदर ने उसकी मदद की। सोनाली की तबीयत खराब हुई तो वो टॉयलेट में कुछ देर के लिए सो गई। इसी कबूलनामे में उसने टॉयलेट में ड्रग्स छिपाने की बात भी मानी है। दूसरी तरफ गोवा पुलिस हिसार में आज भी सबूत खंगाल रही है। पुलिस एक बार फिर सोनाली के संत नगर के घर गई। पुलिस ने एक लॉकर सील किया और 3 डायरी अपने साथ लेकर गई। गोवा पुलिस की जो टीम है वो अभी यही हिसार में मौजूद है। कल पूरे दिन गोवा पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले गोवा पुलिस की टीम यहाँ संत नगर पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की अपनी। इसके बाद गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली फोगाट के दोनों अकाउंट्स की डिटेल निकाली, जिसमें सरकारी बैंक अकाउंट भी है और उसमें जो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है उसकी डिटेल भी निकाली है और ये जानने की कोशिश की है अकाउंट के जरिए कि सोनाली फोगाट ने अपने अकाउंट से किस किस को पैसा दिया और क्या सुधीर सांगवान को भी उस अकाउंट से पैसा गया था। इसके अलावा तहसीलदार के ऑफिस में भी गोवा पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला है। इसके अलावा सोनाली और सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट्स की जांच भी पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनाली के अकाउंट से काफी पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है। अब इसमें कितना पैसा सुधीर सांगवान के खाते में गया, ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सोनाली की मौत गोवा में हुई, लेकिन उसकी मौत की वजह हिसार में ही है। गोवा पुलिस इसलिए यहाँ डेरा डाले हुए है कि अगर सोनाली का कत्ल हुआ तो उसकी कत्ल की वजह क्या है, प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कुछ और। पुलिस भले ही मौत के पीछे वजह प्रॉपर्टी या पैसे को मान रही हो, लेकिन एबीपी न्यूज के ऑपरेशन अर्धसत्य में परिवार गोवा पुलिस के जांच एंगल पर सवाल उठा रहा है। सोनाली की बहन रेमन फोगाट का आरोप है कि सोनाली की मौत राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जो सुधीर जिस टाइम आया था ना इलेक्शन से 2019 में 5-6 महीने पहले, उससे पहले ही रचा गया था। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, दिख रहा है बिल्कुल। उसने सबको कट ऑफ किया ऐसे। मैं तो सब कुछ जानती हूँ, कोई किस चीज़ का पता है, बोलती इसकी नहीं थी क्योंकि बेल्ट के 140 रुपये आदमी नहीं है, बेल्ट की बेइज्जती हो जाएगी इसलिए नहीं बोलती। और वो जो साथ रहता था वो धमकी देता था पुलिस बुला के, ऐसे बुला दो ऐसे बुला दो। सोनाली फोगाट का इलाके में काफी प्रभाव था। वो 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी थी। आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव होना था और उनके फार्म हाउस पर राजनीतिक गहमागहमी की तस्दीक फार्म हाउस के केयरटेकर सुनील भी कर रहा है। कुलदीप विष्णु आए थे यहाँ पे। अच्छा, उसी दिन लास्ट बार आए थे, शायद 17 को आए थे, 18 को आए। अच्छा, कुलदीप विष्णु साथ में थे। हाँ, कुलदीप विष्णु की तो चुनाव लड़ी थी उनके खिलाफ। कुलदीप विष्णु हाँ यहाँ वो आए थे मिलने कारण। सवाल यह है कि क्या इस मौत का राजनीतिक एंगल भी हो सकता है? क्या गोवा पुलिस जांच में इस एंगल पर ध्यान नहीं दे रही है? गोवा पुलिस ने आपसे बात की है, इन सब बातों को पूछा? इनका कोई बदल नहीं निकलता है, वो सही है, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं। आप वहाँ जहाँ मरी है वहाँ जांच कर लो और उसका मुंह करवा लो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए वहाँ। सही बात है, सीबीआई जांच करो आप। वैसे जांच पर सवाल सिर्फ परिवार नहीं उठा रहा, बल्कि हरियाणा पुलिस भी ऐसा ही मान रही है। छिपे हुए कैमरे में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर मनदीप, जो हर वक्त गोवा पुलिस के साथ जांच में रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जांच उनके पास होती तो अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। मर्डर वहाँ हुआ है क्या?
उसका बैकग्राउंड की रिपोर्ट चेक करना है, थाने में 15 लाख कोई। हिसार के डीएसपी नारायण चंद भी कह रहे हैं कि गोवा पुलिस उन्हें कुछ नहीं बता रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि हरियाणा पुलिस कुछ लीक न कर दे। तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो सोचे पता नहीं मेरे को लीक आउट कर हम ज्यादा हम तो फिर इन्वेस्टिगेशन है करते हैं। तब तक उन्होंने ढूंढ तो ही हम लोग को पुलिस फोर्स के लिए रिपोर्ट कर दिया, अभी जहाँ भी गवर्नमेंट फोर्स के लिए और कोई चीज मांगा। वैसे गोवा पुलिस के काम करने के तरीके पर हैदराबाद पुलिस ने भी कुछ दिन पहले सवाल खड़े किए थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि जब भी मामला ड्रग्स का होता है, गोवा पुलिस सहयोग नहीं करती। सोनाली फोगाट का मामला हाई प्रोफाइल है। खुद गोवा के मुख्यमंत्री इस मामले पर नजर रख रहे हैं और गोवा पुलिस के साथ उन्होंने बैठक भी की है और जल्द से जल्द इस केस की चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। गोवा से मृत्युंजय सिंह, हिसार से मनोज वर्मा, वरुण जैन, ब्रजेश तिवारी के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। अब खबर झारखंड के दुमका से, जहां नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पेड़ पर टांग दिया था। पेट्रोल डालकर मार डाली गई अंकिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और हत्याकांड से दुमका दहल उठा है। इस बार भी एक बेटी हैवानियत की शिकार बनी, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। आरोपी ने पहले नाबालिग की असमत लूटी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इतने से भी उसकी हैवानियत की आग ठंडी नहीं हुई तो नाबालिग के शव को पेड़ से लटका दिया। नाबालिग लड़की आदिवासी समाज से है कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बाद को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या करता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। झारखंड का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सोरेन सरकार कुर्सी बचाने में व्यस्त है। पहले दुमका में अंकिता को जलाकर मार डाला गया, फिर चतरा में युवती पर तेजाब फेंका गया और अब दुमका की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोरेन सरकार खामोश है। पिछले 10 दिनों के दौरान झारखंड से आई ये 3 अलग अलग तस्वीरें सोरेन सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। दुमका की बेटी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी ओपी में एक आदिवासी का मामला सामने आया है। आदिवासी को यौन शोषण कर पहले गर्भवती बनाया और फिर उसे फांसी में लटकाकर आत्महत्या की करार दिया गया। पुलिस ने दुमका रेप कांड के आरोप में अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 376, धारा 302, पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। सितंबर, वो महीना जब बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों की तरफ मौसम अपने कदम आगे बढ़ाता है। उस सितंबर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार के रोहतास की अगर बात करें तो वहां भारी बारिश के बाद ऐसी तबाही मची कि कई लोगों की सांसें अटक गई। वहां वाटरफॉल के बाद कई लोग फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वाटरफॉल का ये रौद्र रूप रोंगटे खड़े करने वाला है। धीरे धीरे इसने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि सैलानी और कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत में डाल देने वाली कुछ तस्वीरें भी आई। आप देखिए, रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल के बाद नदी सब कुछ ली लेने के लिए बेताब दिखी। इस बीच एक आदमी को लहरों के बीच से निकालने की कवायद शुरू हुई। नदी के दोनों सिरों पर कई रस्सी बांधी गई। इसके बाद वन विभाग के 2 लोग उस आदमी को बचाने के लिए उतरे। उसके कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊपर कर लिया गया। अब दूसरे आदमी को निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। रस्सी की मदद से दूसरा आदमी लटकता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही तेज लहरों के बीच पहुंचा, लड़खड़ा गया। तुरंत ही पास में खड़ा वन विभाग का एक कर्मचारी उसकी तरफ कूदा और फिर उसे पानी में बहने से पहले ही लपक लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसी तरह तीसरा आदमी भी रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए नदी के उस पार से चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब मंजिल करीब आई तो थक गया
जिससे लगा कि उसको बचाना मुश्किल होगा, लेकिन उसे हिम्मत दिलाई गई और फिर वो दोबारा रस्सी को पकड़कर किनारे पर आ गया। इसी तरह कुल 6 लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं रहा। सबसे पहले वन विभाग का लाल टी शर्ट पहने ये कर्मचारी रस्सी बांधने के लिए लहरों के बीच उतरा। जान जोखिम में डालकर ये लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और लोगों को निकालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। इस दौरान तुतला भवानी मंदिर के आसपास कई लोग भी मौजूद थे और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यही नहीं, बिहार के कई और इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। उनमें से एक इलाका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी है, जहां बाढ़ पीड़ित राहत का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में गंगा किनारे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उन्हीं डूबे हुए इलाकों में से एक इलाका राज्य का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, जो कि वैशाली जिले में आता है। यहाँ गंगा और गंडक का कटान तेजी से हो रहा है, जिस कारण नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही एक गांव तेरसिया पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे कैमरे में कैद हुई इस गांव की एक एक तस्वीर बता रही है कि सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव में रोड पर पानी भरा है, नाव के अलावा आने जाने का कोई चारा नहीं है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं नाव का ही सहारा है और उसी सहारे के जरिए जिंदगी जीने का सामान जुटाने की चुनौती है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी की नाव मझधार में अटकी है। कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे, सरायपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ है। हम लोग का कुछ व्यवस्था कीजिए। लोग नाव चाहते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। घरों में पानी है तो कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, उस उम्मीद में कि सरकार कुछ तो करेगी। 500 से ज्यादा की आबादी वाला गांव पानी में है। बहुत हालात खराब है, आज सब 500 घर डूबा। वैशाली के बगल में मुजफ्फरपुर है, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल के मरीजों को हुई, क्योंकि अस्पताल चारों तरफ से पानी से घिर गया और परिसर में घुटनों भर पानी भर गया। जल जमाव की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार इस शहर के बड़े अस्पताल में ऐसे हालात में डॉक्टरों का मरीजों को देख पाना भी मुश्किल हो गया। दावा किया जा रहा था कि नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां हुई मूसलाधार बारिश ने निगम के दावे की पोल खोल दी। तो गंगा और कोसी बिहार में एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे नदी किनारे बसे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार के सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर खतरनाक होती जा रही है। पानी बढ़ने के बाद कोसी का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे किनारे पर बसे लोग दहशत में आ गए हैं। सहरसा में कई लोगों की जमीन लील चुकी कोसी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपनी जमा पूंजी को लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ कूच करते दिखे। सिर पर सामान रखकर पलायन करती महिलाओं का आरोप है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रशासन उनके दर्द को बांटने नहीं पहुंचा। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसका पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया। देखिए किस तरह गंगा का पानी धीरे धीरे वहां की कॉलोनियों में प्रवेश कर रहा है। निचला इलाका तो पूरी तरह इसकी जद में आ चुका है। यही नहीं, गंगा नदी का पानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी घुस गया है, जिससे वहां के छात्रों और टीचरों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार पानी बढ़ रहा है, मेरे भी कैंपस में आ गया है पानी, गैरेज वगैरह में घुस गया है। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लालबाग के सभी पीजी महिला छात्रावास को खाली करने का निर्देश जारी किया। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। वहां रामगढ़ राजरप्पा मंदिर के पास पुल पार करने के दौरान एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। झारखंड के रामगढ़ से बाढ़ की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। भैरवी नदी की लहरों से लड़ता हुआ एक आदमी आखिरकार पानी के तेज बहाव में टिक नहीं पाया और वो लोगों की नजरों से इतना दूर निकल गया कि अब तक वापस नहीं आ पाया। अब आपको इस आदमी के पानी में डूबने की पूरी कहानी बताते हैं।
भारी बारिश के बाद चिल्का पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इसी दौरान इस आदमी ने उसे पार करने की ठान ली। लोगों के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ गया और जैसे ही बीच पुल पर पहुंचा, पानी की लहरों की ताकत के आगे ढेर हो गया और वो नदी में बहने लगा। इस आदमी ने पानी से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसमें समाता चला गया। धीरे धीरे वो बड़ी नदी की तरफ बढ़ गया। इस दौरान पुल के आसपास कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी पानी में बह रहे आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। भारी बारिश के बाद चिल्का में भैरवी नदी ने भयानक रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। पिथौरागढ़ में तो रामगंगा नदी के उफान पर आने से एक पुल बह गया। नदी में लहरों की रफ्तार ऐसी कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। ऐसा लग रहा है कि ये नदी सब कुछ लील लेने को बेताब है। रामगंगा नदी के इस भयानक रूप को देखकर वहां के लोग सहम गए हैं। बताया गया कि नदी के रौद्र रूप को देखकर निचले इलाकों में बसे लोग घरों को छोड़ चुके हैं। नदी के उफान पर आने से नदी में बना पैदल पुल भी बह गया है। उत्तराखंड के तोता घाटी में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर पड़े, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। इस घटना की वजह से ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहां तहां फंस गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद रास्ते को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। ऊना में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वहां से आई तस्वीरों में 2 सरकारी स्कूल पानी से घिरे दिखे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वहां 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं बीती रात मुंबई के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कुर्ला अंधेरी रोड के काजूपाला में बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को किस कदर परेशानी हुई वो आप इन तस्वीरों में देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर ऑटो और टैक्सी जलजमाव के चलते उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया, वो रेंगती हुई इस पानी में दिखाई दे रही हैं। तो ये आफत की बारिश, कई घंटे यहाँ लगातार बारिश हुई। ऐसे में जो मुसाफिर थे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना सड़क पर करना पड़ा। बीती रात जोरदार बारिश के बाद कई इलाके ऐसे रहे जहां पर पानी भर गया। देखिए, आप गाड़ी को धक्का लगाते हुए 2 शख्स को देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरह यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ लगभग डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। 2-2 फीट तक यहाँ पर पानी जमा हो गया। इसके बाद जो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटो हो, गाड़ियाँ हो, सभी यहाँ पर रेंगती हुई इस पानी में नजर आ रही थी और मुसाफिर इस बारिश के आगे बेबस दिखाई दे रहे थे। तो मुंबई की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कई इलाकों में जलजमाव हो गया जब बीती रात जोरदार बारिश यहां पर देखने को मिली। और अब बात सबसे बड़े मुकाबले की। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और एशिया कप के इस लीग में ये दूसरी बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सुपर 4 मुकाबले में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान और शाम 7:30 बजे से दुबई में ये भारत पाक के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सुपर 4 का मुकाबला दुबई में फैंस के कैसे सर चढ़कर बोल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। दुबई के पास अजमान में अभी मैं हूं, जहां पर देखें एक रात पहले यहां पर कैसे स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट, क्रिकेट इंथुजियास्ट सभी लोग यहां पर गेम खेलने इकट्ठा हुए हैं। मैच चल रहा है रात में
और ये सबका वो जुनून क्रिकेट के प्रति दिखाता है जो भारत और पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तब लोगों में देखने को मिलता है दोनों ही तरफ। और जिस तरह से भारत ने पिछला मैच पाकिस्तान को हराया उसके बाद लोगों में दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि सुपर 4 में जीत भारत की हो। मैं यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और ये स्टेडियम देख रहे हैं, ये मेरा ही स्टेडियम है और हमने ये डेवलप किया हुआ है क्रिकेट यहाँ पे। तो अभी इस वक्त रात में आप लोग क्रिकेट खेलने कर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है? बिल्कुल जी हाँ, इसलिए हम लोग तुरंत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए उत्साह बढ़ा रहे हैं टीमों का ताकि कल जो मैच हो एक्साइटमेंट हो, ज़्यादा लोग ज़्यादा देखें उसको। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही लोग मैच खेलने जा रहे हैं। यही रहता है हमेशा, जब भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का तो लोग एक्साइटेड होते ही हैं हमेशा। इंडिया पाकिस्तान का सुपर 4 का मुकाबला, यू लुक अप टू इट? जी, मैं रविचंद हूँ, पटना से हूँ इंडिया का, और क्रिकेट के हम लोग काफ़ी फ़ैन हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि 4-5 स्टेडियम हम लोगों का है यहाँ पे। एक रात पहले आप लोग मैं क्रिकेट खेल रहे खुद ही, जैसे कि आप ही लोग की प्लेइंग 11 उतरने वाली है। बिल्कुल, और इसके पहले मैं अभी इसी प्लेग्राउंड से भी आ रहा हूँ जहाँ पे कि इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे सुना कि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं टूर्नामेंट से इंजरी के कारण, तो कल हमारा पलड़ा निश्चित रूप से भारी होगा। और पिछली बार जीते, आपको लगता है कल भी जीतेंगे? कल भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, और हम चाहते हैं कि फाइनल में भी भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हो। और हाँ, सारे हम भारत के लोग यहाँ पे जाएंगे। आप भी यहीं अजमान के रहने वाले हैं? नहीं, अभी मैं रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुआ। तो कल के मैच से क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये मतलब रात में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कल मैच होने वाला है। बस वही एक्साइटमेंट तो है, काफ़ी अच्छा और टफ रहेगा मैच और इंटरेस्टिंग रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या उम्मीद है आपको कल के मैच? विल विन पक्का? टफ रहेगा बट जीतेगी इंडिया। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। इंडिया जीतेगी, विजयी भवा, विजयी भवा। तो इस तरह से ये क्रेज है लोगों का। ये आलीशान स्टेडियम यहाँ पर देखें, रात में मैच चल रहा है, अगले दिन मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान का सुपर 4। ऐसा कांटे की टक्कर जिसको देखने के लिए दोनों ही मुल्कों में फैंस बिलियंस में इकट्ठा होते हैं और इतना ज़्यादा जोश दौड़ता है सभी के रगों में कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। और जैसा हम यहाँ पर लोगों जो कि यहाँ पर स्टेडियम खेल रहे थे उनसे बात की, उनका भी ये कहना है कांटे की टक्कर होगी लेकिन जीत भारत ही दर्ज करेगा। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के दुमका में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पेड़ पर टांग दिया था। पेट्रोल डालकर मार डाली गई अंकिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और हत्याकांड से दुमका दहल उठा है। इस बार भी एक बेटी हैवानियत की शिकार बनी जिसकी उम्र महज 14 साल थी। आरोपी ने पहले नाबालिग की असमत लूटी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इतने से भी उसकी हैवानियत की आग ठंडी नहीं हुई तो नाबालिग के शव को पेड़ से लटका दिया। नाबालिग लड़की आदिवासी समाज से है कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बात को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या करता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। झारखंड का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सोरेन सरकार कुर्सी बचाने में व्यस्त है। पहले दुमका में अंकिता को जलाकर मार डाला गया, फिर चतरा में युवती पर तेजाब फेंका गया और अब दुमका की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोरेन सरकार खामोश है। पिछले 10 दिनों के दौरान झारखंड से आई ये 3 अलग अलग तस्वीरें सोरेन सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। दुमका की बेटी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी ओपी में एक आदिवासी का मामला सामने आया है। आदिवासी को यौन शोषण कर पहले गर्भवती बनाया और फिर उसे फांसी में लटकाकर आत्महत्या की करार दिया गया। पुलिस ने दुमका रेपकांड के आरोप में अरमान को गिरफ्तार कर लिया। धारा 376, धारा 302, पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। वहीं दुमका की अंकिता हत्याकांड और आदिवासी नाबालिग लड़की की हत्या के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इन सब मामलों को लव जिहाद से जोड़ दिया है। कि हर दिन लव जिहाद के नाम से
धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। साजिश है, षड्यंत्र है। पूरा बांग्लादेशी एक यहाँ पर रैकेट चला रहा है पूरा संथाल परगना में कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बाद को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या करता है। ये है दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन, जिनका दावा है कि ये सब लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। सिर्फ सुनील सोरेन ही नहीं, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी दुमका कांड को लव जिहाद से जोड़ने में देरी नहीं की। राज्य के अंदर में लगातार इस प्रकार की क्राइमें बढ़ रही है। दुमका की अभी ताजा घटना है, 2 घटना। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हाल ही में हुई हत्याओं का ठीकरा सोरेन सरकार पर फोड़ दिया। जब से कांग्रेस, हेमंत सोरेन और आरजेडी की सरकार बनी, तब से 32 महीने में 5400 बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है। बीजेपी के हमले तेज हुए तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दुमका में हुई घटना से मर्माहत हूँ। उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मैंने दुमका पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने हेतु सख्त कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। परमात्मा दिवंगत बिटिया को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। और अब बात यूपी के बरेली की, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सुनील नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या से ठीक पहले का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। घर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं। मौत से पहले वो रहम की भीख मांग रहा था, रो रहा था। घर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार। सामने खड़े शैतानों से जिंदगी की गुहार लगा रहा था, लेकिन उनको रहम नहीं आया। सुनील की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। रात सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग जब सो गए, पता नहीं किस समय मतलब फोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। ये तस्वीर है यूपी के बरेली की। लटका शव सुनील नाम के युवक का है। सुनील का गुनाह बस इतना था कि मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्यार करता था। ये बात समुदाय विशेष के लोगों को रास नहीं आई और मौत की खौफनाक साजिश रच डाली। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, मैंने मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, तो मुझे जेल भेज दो। कम से कम सभा को तो मेरे सामने लेके आओ, मैंने कौन सा गुनाह किया है? अकेला मेरा ही कसूर है, किसी का नहीं है। बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा ऑडियो मौत से ठीक पहले का है। सुनील को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। मारने से पहले आरोपियों ने सुनील के हाथ पैर बांध दिए, सारे सामान छीन लिए। मेरे हाथ खोल दो, अब मेरे हाथ खोल दो, मेरे रुमाल खोल दो, मैं चले जाऊंगा यार, घर चले जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं मेरे पास में। सारा मोबाइल तुम लोगों ने खोल लिया, हर चीज का लॉक बता दिया, क्या करूं बताओ। धर्म के नाम पर सुनील की हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। लोग गुस्से में हैं। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और अब बात कानपुर की, जहां गौरक्षक की हत्या को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। हत्या कर शव को घर के बाहर रख दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरक्षक को जान से मारने की धमकी पहले से ही मिल रही थी। धमकी को लेकर शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन कानपुर पुलिस तब जागी जब गोरक्षक राजेश की हत्या कर दी गई। को मारपीट कर रहे थे, उसमें एप्लीकेशन दी थी, उसमें संगठन बना के मर्डर करवाया योजनाबद्ध तरीके से। ज्योतिष गांव के रहने वाले राजेश पेशे से किसान थे। पशु क्रूरता का विरोध करने पर राजेश को पिछले 25 दिनों से धमकी मिल रही थी। मृतक ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बनाया था, लेकिन यूपी पुलिस सोती रही। गौ मारपीट कर रहे थे, उसमें एप्लीकेशन दी थी पिताजी ने। उन लोगों ने जान से मारने की थी। एक दिन चाहे 30-25 लोग घर पर चढ़ के दिए थे। दबंगों ने गोरक्षक की हत्या कर शव को घर के बाहर रख दिया था। घर वालों को कल सुबह 6 बजे हत्या की खबर लगी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
अकबरपुर थाने के अंतर्गत ज्योतिष गांव में एक व्यक्ति के मौत की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो चंद लोग देश का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। दो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। गाजियाबाद, जहां समुदाय विशेष के लोगों के साथ गाजियाबाद में मारपीट की गई। शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको सुना भी नहीं सकते। हरकतें ऐसी जिसकी इजाजत कोई सभ्य समाज दे नहीं सकता। भाईचारा बिगाड़ने की गाजियाबाद से आई ये दो तस्वीरें सवाल बनकर खड़ी हैं। सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये तस्वीर गाजियाबाद के मोदी नगर की है, जहां दो लोग एक फेरी वाले से भिड़ गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों आरोपी सचिन और सनी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे में थे। दो व्यक्तियों ने सदाकत एवं उनके एक साथी जो उनके साथ में थे, उनके साथ अभद्रता की थी, बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें की थी। तत्काल इसमें टीमें गठित करके जो भी इसमें दोनों अभियुक्त थे, सनी और सचिन, उनकी तत्काल इसमें गिरफ्तारी की गई। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सांप्रदायिक भाईचारा बिगाड़ने की दूसरी कोशिश हुई इमाम के साथ। इमाम के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। ऐसे शब्द वो कहने लगे जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा। कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुंच सके। और अब बात कर लेते हैं सैलाब के सितम की। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद तबाही ऐसी मची कि कई लोगों की सांसें अटक गई। वहां वाटरफॉल के पास कई लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वाटरफॉल का ये रौद्र रूप रोंगटे खड़े करने वाला है। धीरे धीरे इसने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि सैलानी और कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत में डाल देने वाली कुछ तस्वीरें भी आई। आप देखिए, रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल के बाद नदी सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखी। इस बीच एक आदमी को लहरों के बीच से निकालने की कवायद शुरू हुई। नदी के दोनों सिरों पर कई रस्सी बांधी गई। इसके बाद वन विभाग के दो लोग उस आदमी को बचाने के लिए उतरे। उसके कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊपर कर लिया गया। अब दूसरे आदमी को निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। रस्सी की मदद से दूसरा आदमी लटकता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही तेज लहरों के बीच पहुंचा, लड़खड़ा गया। तुरंत ही पास में खड़ा वन विभाग का एक कर्मचारी उसकी तरफ कूदा और फिर उसे पानी में बहने से पहले ही लपक लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसी तरह तीसरा आदमी भी रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए नदी के उस पार से चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब मंजिल करीब आई तो थक गया, जिससे लगा कि उसको बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उसे हिम्मत दिलाई गई और फिर वो दोबारा रस्सी को पकड़कर किनारे पर आ गया। इसी तरह कुल 6 लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं रहा। सबसे पहले वन विभाग का लाल टी शर्ट पहने ये कर्मचारी रस्सी बांधने के लिए लहरों के बीच उतरा। जान जोखिम में डालकर ये लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और लोगों को निकालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। इस दौरान तुतला भवानी मंदिर के आसपास कई लोग भी मौजूद थे और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो बिहार के कई और इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। उनमें से एक इलाका है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी, जहां बाढ़ पीड़ित राहत का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में गंगा किनारे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उन्हीं डूबे हुए इलाकों में से एक इलाका राज्य का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, जो कि वैशाली जिले में आता है। यहाँ गंगा और गंडक का कटान तेजी से हो रहा है, जिस कारण नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही एक गांव तेरसिया पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे कैमरे में कैद हुई इस गांव की एक एक तस्वीर बता रही है कि सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव में रोड पर पानी भरा है, नाव के अलावा आने जाने का कोई चारा नहीं है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं नाव का ही सहारा है।
और उसी सहारे के जरिए जिंदगी जीने का सामान जुटाने की चुनौती। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी की नाव मझधार में अटकी है। कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे, सरायपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ है, हम लोग का कुछ व्यवस्था कीजिए। लोग नाव चाहते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। घरों में पानी है तो कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, उस उम्मीद में कि सरकार कुछ तो करेगी। 500 से ज्यादा की आबादी वाला गांव पानी में है। हालात खराब है, आज सब 400-500 घर डूबा। वैशाली के बगल में मुजफ्फरपुर है, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल के मरीजों को हुई, क्योंकि अस्पताल चारों तरफ से पानी से घिर गया और परिसर में घुटनों भर पानी भर गया। जल जमाव की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार इस शहर के बड़े अस्पताल में ऐसे हालात में डॉक्टरों का मरीजों को देख पाना भी मुश्किल हो गया। दावा किया जा रहा था कि नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां हुई मूसलाधार बारिश ने निगम के दावे की पोल खोल दी। तो बिहार की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां गंगा और कोसी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे नदी के किनारे बसे लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार के सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर खतरनाक होती जा रही है। पानी बढ़ने के बाद कोसी का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे किनारे पर बसे लोग दहशत में आ गए हैं। सहरसा में कई लोगों की जमीन लील चुकी कोसी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपनी जमा पूंजी को लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ कूच करते दिखे। सिर पर सामान रखकर पलायन करती महिलाओं का आरोप है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रशासन उनके दर्द को बांटने नहीं पहुंचा। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसका पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया। देखिए किस तरह गंगा का पानी धीरे धीरे वहां की कॉलोनियों में प्रवेश कर रहा है। निचला इलाका तो पूरी तरह इसकी जद में आ चुका है। यही नहीं, गंगा नदी का पानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी घुस गया है, जिससे वहां के छात्रों और टीचरों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार पानी बढ़ रहा है, मेरे भी कैंपस में आ गया है पानी, गैरेज वगैरह में घुस गया है। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लालबाग के सभी पीजी महिला छात्रावास को खाली करने का निर्देश जारी किया। तो बिहार ही नहीं, झारखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। वहां रामगढ़ रजरप्पा मंदिर के पास पुल पार करने के दौरान एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। झारखंड के रामगढ़ से बाढ़ की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। भैरवी नदी की लहरों से लड़ता हुआ एक आदमी आखिरकार पानी के तेज बहाव में टिक नहीं पाया और वो लोगों की नजरों से इतना दूर निकल गया कि अब तक वापस नहीं आ पाया। अब आपको इस आदमी के पानी में डूबने की पूरी कहानी बताते हैं। भारी बारिश के बाद छिलका पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इसी दौरान इस आदमी ने उसे पार करने की ठान ली। लोगों के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ गया और जैसे ही बीच पुल पर पहुंचा, पानी की लहरों की ताकत के आगे ढेर हो गया और वो नदी में बहने लगा। इस आदमी ने पानी से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसमें समाता चला गया। धीरे धीरे वो बड़ी नदी की तरफ बढ़ गया। इस दौरान पुल के आसपास कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी पानी में बह रहे आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। भारी बारिश के बाद चिल्का में भैरवी नदी ने भयानक रूप ले लिया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। पिथौरागढ़ में तो रामगंगा नदी के उफान पर आने से एक पुल बह गया। नदी में लहरों की रफ्तार ऐसी कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। ऐसा लग रहा है कि ये नदी सब कुछ लील लेने को बेताब है। रामगंगा नदी के इस भयानक रूप को देखकर वहां के लोग सहम गए हैं।
बताया गया कि नदी के रौद्र रूप को देखकर निचले इलाकों में बसे लोग घरों को छोड़ चुके हैं। नदी के उफान पर आने से नदी में बना पैदल पुल भी बह गया है। उत्तराखंड के तोता घाटी में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर पड़े, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। इस घटना की वजह से ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहां तहां फंस गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद रास्ते को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। ऊना में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वहां से आई तस्वीरों में 2 सरकारी स्कूल पानी से घिरे दिखे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वहां 2 फीट तक पानी भर गया। तो बीती रात मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कुल्ला अंधेरी रोड के काजीपाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को खासी परेशानी हुई। कई जगहों पर ऑटो और टैक्सी जल जमाव के चलते रेंगती नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस कदर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आफत की इस बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। ऐसे में जो वहां से लोग गुजर रहे थे, जो लोग गाड़ी चला रहे थे, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैलाब ने पाकिस्तान में इस कदर तबाही मचाई है कि पूरा पाकिस्तान करा उठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आए जल सैलाब की, जिसके साथ ही लहरों ने पूरे देश को इस कदर डुबो दिया है कि उसे इससे उबरने में कई बरस लग सकते हैं। पाकिस्तान को इस मुसीबत के भंवर से निकालने के लिए पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है, लेकिन कुदरत का कहर है कि रुकता नजर नहीं आ रहा। वो दूर दूर तक पानी पानी है, लोग डूबे में हैं। सैलाब से सहम उठा है पाकिस्तान। बाढ़ से करा रही है आवाम। कुछ नहीं मिला, हम तो 4-5 दिन से इधर बैठे हैं, कुछ भी नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। बच्चों का कपड़े नहीं मिलते हैं, हमको कुछ नहीं मिलते। ये देखो नाथ बच्चे कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। दरगाह का कुर्ब हुआ तो मेरे को नंगर देता है, रोज ही खाता हूँ। बाकी कोई गवर्नमेंट के तरफ कुछ नहीं मिला है बाबा। नहीं खत्म हो रहा है कुदरत का इंतकाम। सिंध में सांघर, नवाबशाह, झुड्डू और दीगर शहरों को डुबोने वाला सैलाबी रैला जिला बद्दीन में दाखिल हो गया है। रैले ने पड़ान नदी में कई मकामात पर शगाब डाल दिए हैं। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मंचर झील पर पानी का दबाव बढ़ गया है। दानिस्तर नहर के दरवाजों से पानी ओवरफ्लो होकर नहर में दाखिल होने लगा है। पाकिस्तान से जो ये तस्वीरें आई हैं और जो खबरें आई हैं, वो ये बता रही हैं कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। ना सैलाब रुकने का नाम ले रहा है, ना ही तबाही का सिलसिला थम रहा है। पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स मुतासिर हुआ है, यानी 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासिर हुई है। अब तक 1136 अफराद की मौत हो चुकी है। तकरीबन 10 लाख घर या तो तबाह हो चुके हैं या उन्हें नुकसान पहुंच चुका है। लाखों एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने के बाद मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से लेकर 200% तक का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में आई ये बाढ़ उसके इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है और पाकिस्तान सरकार इस आसमानी आफत के आगे घुटने टेक चुकी है। अब हालत ये है कि पाकिस्तान की 3.5 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। कुछ भी नहीं बचा है, हम भूख पे बचे मर रहे हैं, हम बीमारी में मर रहे हैं सारे। यहाँ कोई सियासी लीडर या NGO वगैरह कोई नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी हो सके, आपसे जो भी हो सके हम हमारी मदद करें। ये बच्चे हैं जो भूख मर रहे हैं। जी हमारा मसला पहले तो ये है कि मेडिकल कैंप यहाँ लगवाएं और हमें कुछ खाने के लिए दें। सैलाब में जो अपना सब कुछ गवा चुके हैं, वो मदद के भरोसे जी रहे हैं या फिर भूखे पेट रहने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहरों की मार जिन पर सीधी नहीं पड़ी, उनकी मुसीबतें कम हो गई। बाढ़ की लहरों के साथ ही पाकिस्तान में महंगाई डायन ने भी हमला बोल दिया है। हम इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हम किसी भी आफत का जो है ना वो फ़ायदा उठाने से नहीं बाज आते। हम बाज़ार में फिर रहे हैं
और कहीं से कोई सस्ती चीज़ मिल जाए इसकी तलाश में है। मुर्गी से लेकर दाल तक हर चीज़ महंगी है। चीज़ें पाकिस्तान में मुल्तान में ख़ास तौर पे कोई चीज़ अवेल ही नहीं है और बहुत हालात ख़राब है। एक एक चीज़ के लिए हर इंसान तंग है। महंगाई और भुखमरी ही इकलौती मुसीबत नहीं है। इस बाढ़ ने पाकिस्तान को मुसीबतों के ऐसे भंवर में फंसा दिया है कि वो जितना उबरने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ भुखमरी का कहर टूट रहा है और अब पाकिस्तान में महामारी का संकट भी शुरू हो चुका है। सैलाब में अपना आशियाना गंवाने वालों की तादाद में भी अब तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सांसें उखड़ रही है, सरकार पस्त हो चुकी है और जनता का हौसला अब टूट रहा है। ऐसी हालत में गुस्से का भड़कना जायज भी है। बहुत महंगी सब्जियाँ, 150 रुपये किलो बैंगन है, 200 रुपये 250 रुपये प्याज मिल रहा है, 80-90 रुपये 100 रुपये टमाटर मिल रहा है। सब कुछ महंगा है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। जब से सैलाब आया भाईजान हर चीज़ महंगी हो गई है जिस लिहाज से, और कुछ तो महंगी हो गई है, कुछ दुकानदारों ने महंगी की हुई है। प्याज देखो 300 रुपये किलो हुई है। ऐसी रिलीफ हो ना कि ये तरपाल हो, टेंट वगैरह ऐसी चीज़ हो, खाने पीने का सामान हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं खाएं पिएं, ऐसी कोई चीज़ भी हो, और मेडिकल भी कैंप हो। पानी भी नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है अम्मा, पीने का पानी भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। जो मोस्टली पेशेंट आ रहे हैं वो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस जैसे डायरिया है, कालरा है, और इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ आ गई जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, उसको हम ट्रीट करें, और मलेरिया हो गई, और जो है इचिंग हो गई, जैसे हमारे पास स्किन डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको सबको ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास जो है काफ़ी सारे पेशेंट जो है ट्रीट हो चुके हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर भी ये बहस हो रही है कि सरकार के तरीकों ने पाकिस्तान की जनता को बदहाली और कंगाली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। 6 महीने जमहूर एड़ियां रगड़ती है पानी के लिए, 6 महीने पानी में डूबी रहती है। भूख, नंग, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, कहाँ हैं ये लोग? ये नाराजगी जायज भी है क्योंकि एक तरफ कुदरत की मार से जनता करहा रही है, दूसरी तरफ शहबाज सरकार और उसके अफसरों ने जनता को लूटना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से आ रही राहत सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, बल्कि उनसे सरकार और अफसरों की जेब भरी जा रही है। 25 की बजाय 23,000 दे रहे हैं आप। जो दे रहे हैं हमको पता है, हमने 25,000 दिए ना। 25 रुपए दे दी। अच्छा, ये किधर गया बंदा जो कह रहा था? हाँ 23,000 मिलते हैं। वो क्या, इधर आओ ना। मुझे हमने पकड़े हैं पैसे, 23,000 देते हैं। आपको 23,000 देते हैं? नहीं, मैं तो पटवारी हूँ, मेरी ड्यूटी है। हर बंदे को 23,000 देते हैं। 25 नहीं देते? 25 नहीं देते। पाकिस्तान के सूरत हाल ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कह रही है कि पाकिस्तान में जनता के विरोध की आग जल्द ही भड़कने वाली है। और अब बात नीतीश कुमार की। जो नीतीश कुमार कल तक पीएम पद की दावेदारी को लेकर उठ रहे सवालों से बचते नजर आ रहे थे, वो अब 2024 की तैयारी खुलकर शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला नीतीश कुमार ने बोला। क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे नीतीश? 2024 की लड़ाई में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या पीएम पद की दावेदारी को लेकर नीतीश के नाम पर बनेगी सहमति? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने 2024 की जंग का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव विपक्षी दल मिलकर लड़े तो बीजेपी 50 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूँ। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी बात हुई है। इसी सिलसिले में जल्द ही मैं दिल्ली भी जाऊंगा। तो क्या मोदी को टक्कर देने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं नीतीश? पटना में कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बैठक में नीतीश कुमार को 2024 के लिए सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात करेंगे।
पीएम पद की दावेदारी को लेकर विपक्ष चुप है, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा चुकी है। पीएम कैंडिडेट तो देश का आपसे कुछ छिपा नहीं, देश का ये आवाज है। आज जो देश के जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सब लोगों ने मान लिया है मान्यता को, चूंकि इनकी सादगी है। ये जो हमारे महापुरुष हैं उनको लेकर चलते हैं, नीतियों पर चलते हैं, उनका नीतियों पर काम करते हैं, इसलिए सबकी मजबूरी है इनका नेता मानना। तो प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर हमारे साथ। प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर अब नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हैं? देखिए, ये बात तो सामने आ चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? पहली चुनौती है कि बिहार में जो महागठबंधन है, 7 पार्टियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, उनको एकजुट रखना, अपने समर्थकों को ये बता पाना, समझा पाना कि आखिर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके लालू यादव से क्यों हाथ मिलाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा है और वो है कि बिहार से बाहर निकलकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं को एक करना। देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में ही आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग कोना बना हुआ है। आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश में तो मायावती, अखिलेश और कांग्रेस पार्टी अलग है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वो अलग है, उनका किसी पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, इसके पहले भी जो आज नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले भी वो कोशिश करती रही हैं, कभी मुलायम सिंह से मिलना, कभी लालू यादव से मिलना, कभी नीतीश कुमार से, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। तो एकजुटता की पहले भी कोशिश होती रही है, लेकिन एक तराजू पर सबको लेते आना एक साथ, ये कठिन और एक तरह से कहते हैं ना अंग्रेजी में हरक्यूलियन टास्क, वो है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है सब पार्टी के लग। और तीसरा कि एक इनकी भूमिका जो होगी वो होगी कि कैसे एक कन्वीनर के तौर पर जी सभी पार्टी के नेताओं से बातचीत करें। और यही वजह है कि आज जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उसमें यह मुहर लग जाएगी कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका होगी, कैसे वो पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, किस आधार पर बात करेंगे। एक तरफ थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी है, तो तालमेल कैसे हो, इतना आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार ने एक चुनौती ले ली है और इसी के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन तो बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अपने नाम पर सबकी किस तरीके से रायशुमारी करवा पाते हैं नीतीश कुमार। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात 5 ऐसी बड़ी खबरों की जो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं। पहली खबर झारखंड के दुमका से है, जहां आरोप है कि अरमान नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी। दूसरी बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां गौरक्षक की हत्या कर दी गई। दावा है कि उसे पिछले कई दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के बरेली से ही है। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने सुनील नाम के लड़के की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया। उसका कसूर यह था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो दूसरे समुदाय की थी। चौथी खबर भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही है। मोदी नगर में 2 लड़कों ने मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार और एक इमाम के साथ मारपीट कर दी। तो वहीं दुमका में अंकिता मामले में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने घोषणा की है कि आरोपी शाहरुख को जो मारेगा उसे वो 11 लाख का इनाम देंगे। तो बड़ा और अहम सवाल यह कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले झारखंड के दुमका की रिपोर्ट देख लीजिए। पेट्रोल डालकर मार डाली गई अंकिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और हत्याकांड से दुमका दहल उठा है। इस बार भी एक बेटी हैवानियत की शिकार बनी, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। आरोपी ने पहले नाबालिग की असमत लूटी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इतने से भी उसकी हैवानियत की आग ठंडी नहीं हुई तो नाबालिग के शव को पेड़ से लटका दिया। नाबालिग लड़की आदिवासी समाज से है कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बात को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या करता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। झारखंड का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सोरेन सरकार कुर्सी बचाने में व्यस्त है। पहले दुमका में अंकिता को जलाकर मार डाला गया, फिर चतरा में युवती पर तेजाब फेंका गया और अब दुमका की एक और बेटी की हत्या कर दी गई।
घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सोरेन सरकार खामोश है। पिछले 10 दिनों के दौरान झारखंड से आई ये 3 अलग अलग तस्वीरें सोरेन सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। दुमका की बेटी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी ओपी में एक आदिवासी का मामला सामने आया है। आदिवासी को यौन शोषण कर पहले गर्भवती बनाया और फिर उसे फांसी में लटकाकर आत्महत्या की करार दिया गया। पुलिस ने दुमका रेप कांड के आरोप में अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 376, धारा 302, पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, पहले अंकिता का मामला और उसके बाद नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, सवाल कि आखिरकार झारखंड में ये हो क्या रहा है कि क्या कानून का खौफ जरा भी नहीं बचा? नहीं, देखिए, बीजेपी और बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तो यही आरोप लगा रहे हैं लगातार। और जिस तरह से आपने 3 तस्वीरें दिखाई झारखंड की, उसमें कम से कम ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि अपराधियों पर से या इस तरह के जो कुकृत्य करते हैं लोग, उन पर कानून का खौफ तो ज़रा सा भी नहीं है। दोनों जो हत्याएँ जिस तरह से हुई हैं, हत्या हो सकती है अपर्णा, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, पहली जो हत्या हुई अंकिता की 4 बजे सुबह घर में सोती हुई लड़की पर पेट्रोल डाल दिया गया, उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगा दी गई, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। अब जो नया मामला आया है वो तो और भी विभत्स है। जानकारी ये मिल रही है कि लड़की तो नाबालिग थी ही। जो अरमान नाम का जो लड़का था, जो एक तरह से राजमिस्त्री का काम करता था, उसने पहले इस लड़की को फंसाया और 2-3 महीने से उसके संबंध थे। और लड़की जब गर्भवती हो गई तो उसे मारकर पेड़ से लटका दिया, और पेड़ से इसलिए लटकाया ताकि आत्महत्या का लोगों को शक हो। तो लगातार इसका मतलब ये हुआ कि कानून का खौफ तो कम से कम कुछ इन मामलों में तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता कल बाबूलाल मरांडी, उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि राज्य सरकार की पुलिस जो है उसको लूटने और यहाँ जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको खुश करने में लगी हुई है, लिहाजा उनके पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। आज जो अपडेट ये है अपर्णा कि ऐसी संभावना है कि लड़की, आपको याद रखिए कि इस बार आदिवासी लड़की है और हेमंत सोरेन जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका एक बड़ा वोट वर्ग है आदिवासियों का, लिहाजा हेमंत सोरेन ऐसी संभावना है कि आज खुद दुमका जा सकते हैं। हालांकि इसका कोई फाइनल अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन वो खुद आज दुमका जा सकते हैं। अंकिता के मामले में JMM की तरफ से कोई नहीं गया था, आखिर में लोबिन हेम्ब्रम उनके नेता गए थे, जिसके लिए बहुत आलोचना हुई थी उनकी, लिहाजा आज हो सकता है हेमंत सोरेन जाए। और बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी के भी वहां जाने की सूचना है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह से लगातार एक से एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सुनील नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के ठीक पहले का ऑडियो वायरल हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। घर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं। मौत से पहले वो रहम की भीख मांग रहा था, रो रहा था। घर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार। सामने खड़े शैतानों से जिंदगी की गुहार लगा रहा था, लेकिन उनको रहम नहीं आया। सुनील की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। रात सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग जब सो गए, पता नहीं किस समय, मतलब फ़ोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। ये तस्वीर है यूपी के बरेली की। लटका शव सुनील नाम के युवक का है। सुनील का गुनाह बस इतना था कि मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्यार करता था। ये बात समुदाय विशेष के लोगों को रास नहीं आई और मौत की खौफनाक साजिश रच डाली। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, मैंने मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, तो मुझे जेल भेज दो, कम से कम सभा को तो मेरे सामने लेके आओ। मैंने कौन सा गुनाह किया है? अकेला मेरा ही कसूर है, किसी का नहीं है। बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा ऑडियो मौत से ठीक पहले का है। सुनील को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। मारने से पहले आरोपियों ने सुनील के हाथ पैर बांध दिए, सारे सामान छीन लिए। मेरे हाथ खोल दो, अब मेरे हाथ खोल दो, मेरे रुमाल खोल दो, मैं चले जाऊंगा यार, घर चले जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं मेरे पास में,
सारा मोबाइल तुम लोगों ने खगोल लिया, हर चीज़ का लोग बता दिए, क्या करूँ बताओ। धर्म के नाम पर सुनील की हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। लोग गुस्से में हैं। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय दुबे। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से युवक को मारकर उसका शव पेड़ से लटकाया गया और जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितनी क्रूरता उसके साथ की गई। क्या कह रही है पुलिस? क्या बरेली में प्यार करने की सजा अब इस तरह दी जाएगी? निश्चित ही प्यार की सजा ऐसी तालिबानी होगी। ना सुनील को इसका अंदाजा रहा होगा, ना जो कुछ घटा है उस पूरे घटनाक्रम को लेके। जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें खास बात ये है कि ये ऑडियो राम राम जी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें जब ये पूरा घटनाक्रम घट रहा था सुनील ने खुद ही डाले। उसमें तमाम तस्वीरें भी शेयर हुई हैं जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके की ये तालिबानी सजा दी गई है, उसे जिस तरीके से मारा गया है, हाथ पैर बांध दिए गए हैं और पेड़ से लटका दिया गया है। आखिरकार इतनी मार हुई है, इतनी पिटाई हुई है कि उनकी जो मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पर, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रास्ता बरेली से नैनीताल की तरफ जाता है, इसी रास्ते पे सुनील का शव रखकर परिजन और गाँव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि न्याय हो। पुलिस बल बरेली से भी पीएससी पहुंची है, तमाम दूसरी जगहों से भी पुलिस पहुंची है और कोशिश ये है कि रास्ते को खाली करा लिया जाए। तो अभी सुबह में ये स्थिति बनी हुई है गांव में, जो ग्रामीण इलाका है वहां पे, कि रास्ता बंद है, उसे खुलाने की कोशिश इस समय पुलिस कर रही है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और उसके बाद आगे की जो कवायद है इसमें जांच में होगी। जिन लोगों का नाम, जिन परिजनों का नाम लड़की के शुरुआती तौर पर लड़के के पिता ने, सुनील के पिता ने बताया है, उनको पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल के आई हैं उसकी जो निश्चितता है, जो तालिबानी सजा दी गई है, अब क्या ये प्यार को लेकर ऐसी सजा जायज है, इसको लेकर सवाल उठ रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते आगे, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के ही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस सवालों के घेरे में है गोरक्षक की हत्या के एक मामले को लेकर। हत्या कर शव को घर के बाहर रख दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरक्षक को जान से मारने की धमकी पहले से ही मिल रही थी। धमकी को लेकर शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन कानपुर पुलिस तब जागी जब गोरक्षक राजेश की हत्या कर दी गई। को मारपीट कर रहे थे, उसमें एप्लीकेशन दी थी, उसमें संगठन बना के मर्डर करवाया योजनाबद्ध तरीके। ज्योतिष गांव के रहने वाले राजेश पेशे से किसान थे। पशु क्रूरता का विरोध करने पर राजेश को पिछले 25 दिनों से धमकी मिल रही थी। मृतक ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बनाया था, लेकिन यूपी पुलिस सोती रही। गौ मारपीट कर रहे थे, उसमें एप्लीकेशन दी थी पिताजी ने। उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। एक दिन 20-25 लोग घर पर चढ़ के भी आए थे। दबंगों ने गोरक्षक की हत्या कर शव को घर के बाहर रख दिया था। घर वालों को कल सुबह 6 बजे हत्या की खबर लगी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। अकबरपुर थाने के अंतर्गत ज्योतिष गांव में एक व्यक्ति के मौत की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी। संजय, बड़ा सवाल ये है, परिजन कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से राजेश का कत्ल किया गया, वो भी तब जब लगातार वो पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। क्या सो रही थी यूपी पुलिस? बिल्कुल अपर्णा, सवाल खड़ा करने वाला ये जो पूरा घटनाक्रम है वो है, क्योंकि आप खुद समझिए कि योगी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहता है गौ सेवा, और उसके बाद एक साधारण सा किसान जो गौ सेवा करता था, अपने घर के आसपास की गायों को देखभाल करता था, उसने मात्र एक वीडियो वायरल किया जिसमें गायों पर, गौवंश पर अत्याचार हो रहा था। उसने इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे उस किसान राजेश द्विवेदी को, जो बेहद साधारण व्यक्ति था, उसको धमकियां मिलने लगी जान से मारने की। इस बात को लेकर भी उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कान में तेल डालकर सोती रही। आप समझिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में, जब जीरो टॉलरेंस का दावा किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, उस वक्त एक ऐसा किसान जो गौ सेवा में लगा हुआ था, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और इसका अंत इस तरह से होता है। राजेश द्विवेदी को गला दबाकर मार दिया जाता है और उनका शव उनके घर के सामने रख दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं। अधिकारी कितना अनसुना कर रहे हैं आम आदमी की बात को। कुछ दिन पहले आपको याद होगा 73
अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी की ओर से नोटिस जारी किया गया था। वो सारे अधिकारी थे जो अपने पास आने वाले फरियादियों की फरियाद नहीं सुनते थे। ऐसे ही कहीं ना कहीं कानपुर देहात के भी अधिकारी हैं जिनसे राजेश द्विवेदी लगातार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। घेरे में भी इस वारदात के बाद संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं सितंबर में सैलाब के सितम की। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद तबाही ऐसी मची कि कई लोगों की सांसें अटक गई। वहां वाटरफॉल के करीब कई लोग फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वाटरफॉल का ये रौद्र रूप रोंगटे खड़े करने वाला है। धीरे धीरे इसने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि सैलानी और कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत में डाल देने वाली कुछ तस्वीरें भी आई। आप देखिए, रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल के बाद नदी सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखी। इस बीच एक आदमी को लहरों के बीच से निकालने की कवायद शुरू हुई। नदी के दोनों सिरों पर कई रस्सी बांधी गई। इसके बाद वन विभाग के 2 लोग उस आदमी को बचाने के लिए उतरे। उसके कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊपर कर लिया गया। अब दूसरे आदमी को निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। रस्सी की मदद से दूसरा आदमी लटकता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही तेज लहरों के बीच पहुंचा, लड़खड़ा गया। तुरंत ही पास में खड़ा वन विभाग का एक कर्मचारी उसकी तरफ कूदा और फिर उसे पानी में बहने से पहले ही लपक लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसी तरह तीसरा आदमी भी रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए नदी के उस पार से चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब मंजिल करीब आई तो थक गया, जिससे लगा कि उसको बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उसे हिम्मत दिलाई गई और फिर वो दोबारा रस्सी को पकड़कर किनारे पर आ गया। इसी तरह कुल 6 लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं रहा। सबसे पहले वन विभाग का लाल टी-शर्ट पहने ये कर्मचारी रस्सी बांधने के लिए लहरों के बीच उतरा। जान जोखिम में डालकर ये लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और लोगों को निकालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। इस दौरान तुतला भवानी मंदिर के आसपास कई लोग भी मौजूद थे और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही नहीं, बिहार के कई और इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। उनमें एक इलाका है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी, जहां बाढ़ पीड़ित राहत का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में गंगा किनारे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उन्हीं डूबे हुए इलाकों में से एक इलाका राज्य का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, जो कि वैशाली जिले में आता है। यहाँ गंगा और गंडक का कटान तेजी से हो रहा है, जिस कारण नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही एक गांव तेरसिया पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे कैमरे में कैद हुई इस गांव की एक एक तस्वीर बता रही है कि सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव में रोड पर पानी भरा है, नाव के अलावा आने जाने का कोई चारा नहीं है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं नाव का ही सहारा है और उसी सहारे के जरिए जिंदगी जीने का सामान जुटाने की चुनौती है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी की नाव मझधार में अटकी है। कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे, दिख रहे हैं सरायपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ है। हम लोग का कुछ व्यवस्था कीजिए। लोग नाव चाहते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। घरों में पानी है तो कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, उस उम्मीद में कि सरकार कुछ तो करेगी। 500 से ज्यादा की आबादी वाला गांव पानी में है। बहुत हालात खराब है, आज सब 400-500 घर डूबा। वैशाली के बगल में मुजफ्फरपुर है, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल के मरीजों को हुई, क्योंकि अस्पताल चारों तरफ से पानी से घिर गया और परिसर में घुटनों भर पानी भर गया। जल जमाव की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार इस शहर के बड़े अस्पताल में ऐसे हालात में डॉक्टरों का मरीजों को देख पाना भी मुश्किल हो गया। दावा किया जा रहा था कि नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां हुई मूसलाधार बारिश ने निगम के दावे की पोल खोल दी। तो बिहार में गंगा और कोसी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे नदी के किनारे बसे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार के सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर खतरनाक होती जा रही है।
पानी बढ़ने के बाद कोसी का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे किनारे पर बसे लोग दहशत में आ गए हैं। सहरसा में कई लोगों की जमीन लील चुकी कोसी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपनी जमा पूंजी को लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ कूच करते दिखे। सिर पर सामान रखकर पलायन करती महिलाओं का आरोप है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रशासन उनके दर्द को बांटने नहीं पहुंचा। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसका पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया। देखिए किस तरह गंगा का पानी धीरे धीरे वहां की कॉलोनियों में प्रवेश कर रहा है। निचला इलाका तो पूरी तरह इसकी जद में आ चुका है। यही नहीं, गंगा नदी का पानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी घुस गया है, जिससे वहां के छात्रों और टीचरों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार पानी बढ़ रहा है, मेरे भी कैंपस में आ गया है पानी, गैरेज वगैरह में घुस गया है। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लालबाग के सभी पीजी महिला छात्रावास को खाली करने का निर्देश जारी किया। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। रामगढ़ रजरप्पा मंदिर के पास पुल पार करने के दौरान एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। झारखंड के रामगढ़ से बाढ़ की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। भैरवी नदी की लहरों से लड़ता हुआ एक आदमी आखिरकार पानी के तेज बहाव में टिक नहीं पाया और वो लोगों की नजरों से इतना दूर निकल गया कि अब तक वापस नहीं आ पाया। अब आपको इस आदमी के पानी में डूबने की पूरी कहानी बताते हैं। भारी बारिश के बाद छिलका पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इसी दौरान इस आदमी ने उसे पार करने की ठान ली। लोगों के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ गया और जैसे ही बीच पुल पर पहुंचा, पानी की लहरों की ताकत के आगे ढेर हो गया और वो नदी में बहने लगा। इस आदमी ने पानी से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसमें समाता चला गया। धीरे धीरे वो बड़ी नदी की तरफ बढ़ गया। इस दौरान पुल के आसपास कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी पानी में बह रहे आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। भारी बारिश के बाद छिलका में भैरवी नदी ने भयानक रूप ले लिया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। वहीं बीती रात मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कुर्ला अंधेरी रोड के काजूपाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को किस कदर परेशानियां हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई जगहों पर ऑटो और टैक्सी जलजमाव के चलते रेंगते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। पिथौरागढ़ में तो रामगंगा नदी के उफान पर आने से एक पुल ही बह गया। नदी में लहरों की रफ्तार ऐसी कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। ऐसा लग रहा है कि ये नदी सब कुछ लील लेने को बेताब है। रामगंगा नदी के इस भयानक रूप को देखकर वहां के लोग सहम गए। बताया गया कि नदी के रौद्र रूप को देखकर निचले इलाकों में बसे लोग घरों को छोड़ चुके हैं। नदी के उफान पर आने से नदी में बना पैदल पुल भी बह गया है। उत्तराखंड के तोता घाटी में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर पड़े, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। इस घटना की वजह से ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहां तहां फंस गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद रास्ते को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। ऊना में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वहां से आई तस्वीरों में 2 सरकारी स्कूल पानी से घिरे दिखे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वहां 2 फीट तक पानी भर गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।